हेलो, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। आज हम लोग सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ेंगे। मगर सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग को दो चीज़ समझनी है। पहला कि हाइड्रोग्राफ क्या चीज़ है, और दूसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या चीज़ है। ये दो चीज़ पहले हम लोग देखेंगे, हाइड्रोग्राफ और यूनिट हाइड्रोग्राफ। उसके बाद हम लोग आएंगे सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। पहले देखते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ, पहले हम लोग हाइड्रोग्राफ देखते हैं। तो ये एक वीडियो है, इस वीडियो से मैं हाइड्रोग्राफ क्या होता है ये एक्सप्लेन करूँगा। मगर यहाँ एक चीज़ देखना कि इस पिक्चर के अंदर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पूरे लोकेशन का लोएस्ट पॉइंट है। पूरे रीजन से बरसात होती है, रेनफॉल होती है, और वो यहाँ आके इससे होके बाहर चली जाती है। तो ऐसे ही एक कैचमेंट होता है, एक रीजन होता है, वहाँ पे रेनफॉल होती है, और वो रेनफॉल फिर कुछ तो इन्फिल्ट्रेट होके ग्राउंड में चली जाती है, कुछ गड्ढे होते हैं, घास होती है, और कुछ स्टोरेज होते हैं, वहाँ स्टोर हो जाता है। बाकी जो पानी होता है वो बह के ड्रेन में आता है, और ड्रेन में बह के उस एरिया से, उस कैचमेंट से निकल जाता है। तो ये जो फ्लो होता है, जो ड्रेन के अंदर आता है, ये किस रेट से आता है, इसका कितना रेट किस टाइम पे होता है, ये हम लोग हाइड्रोग्राफ के अंदर देखते हैं। तो ये वीडियो चलाता हूँ। तो अभी यहाँ पे बरसात होना स्टार्ट होगी, अभी पूरा सूखा है, बरसात होना स्टार्ट होगी। तो ये मशीनें हैं, यहाँ पे ये ज़मीन दिख रही है, ये रोड दिख रही है, सामने आगे दिख रहा है। यह सब से कुछ पानी तो जब रेनफॉल होगी तो कुछ पानी तो ज़मीन में चला जाएगा, कुछ पानी है जो कि यहाँ, जैसे ये माउस दिख रहा है, यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ पर गड्ढों में बढ़ जाएगा, बाकी पानी बह के इस ड्रेन में आएगा। तो अब यहाँ पे ये पानी बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो रेट जिस पानी से आ रहा है, ये इस ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। इनिशियली पानी आने लगा तो रेट बढ़ रही है, रेट बढ़ रही है, तो हम लोग इस पे प्लॉट कर रहे हैं, रेट बढ़ती जा रही है। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो पीक है, ये ऐसा लगता है कि ये पीक तब आता है जब रेनफॉल बहुत तेज हो रही हो, मगर ऐसा नहीं है। ये पीक हमेशा रेनफॉल ख़त्म होने के बाद आता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है, ये यहाँ माउस दिख रहा है आपको, कर्सर, यहाँ पे मान लो बरसात का लास्ट ड्रॉप यहाँ पे गिरा और बरसात रुक गई। अब लास्ट फ्यू ड्रॉप्स में से कुछ ड्रॉप्स तो इन्फिल्ट्रेट हो सकते हैं, कुछ यहाँ स्टोर है, गड्ढे हैं, इनमें स्टोर हो सकते हैं। बाकी ड्रॉपलेट्स ऐसे फ्लो करके आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, यहाँ तक आएंगे, तब तक कुछ टाइम चला जाएगा। इसलिए ये जो हमारा हाईएस्ट पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज होता है, ये रेनफॉल ख़त्म होने के बाद आता है। अब रेनफॉल हमारी ख़त्म हो गई है, तो ड्रेन में जो पानी आ रहा है वो कम होने लग गया, इसलिए ये अब नीचे जा रहा है, रेट ऑफ फ्लो। अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो लास्ट का जो पार्ट है बहुत लंबा जा रहा है। इसका कारण ये है कि लास्ट में बहुत कम पानी बचता है, और वो पानी कई बार जमा हो जाता है, घास में जमा हो जाता है, किसी स्टोरेज में जमा हो जाता है। इसके कारण उसका स्पीड जो है बहुत कम हो जाता है, और वो कम होता है तो वैसे भी उसका मोमेंटम और उसका स्पीड कम रहता है, और ये धीरे धीरे कई दिनों में आता है, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन। इसलिए ये लास्ट का पार्ट हमेशा हाइड्रोग्राफ के अंदर कम होता है, और ये इस वीडियो में ये दिखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये लास्ट का पार्ट कई दिनों तक जा सकता है। तो ये यहाँ एक दिन में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, लास्ट कहाँ तक ये जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा यहाँ पे कि हाइड्रोग्राफ क्या है।
एक सेकेंड, चलो हाइड्रोग्राफ क्या है। तो जो हमने डायग्राम में वीडियो में समझा वो एक बार यहाँ बना के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्लो जो है मीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ पे टाइम आवर्स में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं रेनफॉल। रेनफॉल नॉर्मली यूनिफॉर्म अज्यूम की जाती है, तो इसका हाइट हम लोग सेम ही रखते हैं कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट इट्स पीरियड। ये यूनिफॉर्म रेनफॉल हो गई हम लोग की। अब हम लोग हमारा जो ड्रेन था वहाँ पे जो डिस्चार्ज था उसको प्लॉट करते हैं। इनिशियली तो 0 था, फिर वो बढ़ने लगा। अब देखो यहाँ पे ये रेनफॉल ख़त्म हो चुकी है, मगर डिस्चार्ज अभी भी बढ़ रहा है। ये एक पॉइंट तक गया और उसके बाद कम आके ये एसिम्पटोट टाइप बन जाता है, ये जलता जाता है, कभी मिलता नहीं है ये लाइन। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सारा पानी तो नहीं आता है, कभी कभी ड्रेन में कुछ रह ही जाता है और कुछ कुछ धीरे धीरे आता रहता है। अब देखो इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसका क्या है, आवर। इसका भी टाइम ही है। तो मीटर क्यूब सेकेंड पर सेकेंड इनटू आवर को भी हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो आवर है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो सेकंड कट गया, तो क्या आया, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या है, इट्स अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस ग्राफ के अंदर का एरिया हम लोग अगर निकालें, ये वाला जो एरिया निकालें हम लोग, तो ये उस ड्रेन से जितना पानी बहा है उसका टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। और ये टोटल जो रेनफॉल है, वॉल्यूम है, ये टोटल रेनफॉल के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें टोटल रेनफॉल का कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट हो गया था, कुछ पानी कुछ जगह स्टोर हो गया था। इस कारण से सारा पानी तो ड्रेन में आया ही नहीं था। इसलिए ये टोटल वॉल्यूम जो है, जो इसको एरिया को कैलकुलेट करके हमको मिलेगा, इट वोंट बी इक्वल टू द टोटल रेनफॉल। तो इसके लिए एक कंसेप्ट होता है इफेक्टिव रेनफॉल का। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होती है, हमारी टोटल रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस प्लस स्टोरेज लॉसेस, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल, और ये इफेक्टिव रेनफॉल जो होती है इसका वॉल्यूम एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ। ये होता है, ठीक। अच्छा, अब रिसर्चर क्या करते हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि ये हाइड्रोग्राफ हम लोग किसी तरह से बना सकें, पहले से ही हम लोग बना लें इसको। ऐसा क्यों बना लें हम लोग? कोई डैम बनाना है हमको, डैम बनाना है तो हमको प्रेडिक्ट कर लें ना कि कितना बरसात आ सकता है, कितना मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, कितनी देर तक चलेगा। ये सब चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट कर लें तो हम लोग बेटर डिसीजन ले सकते हैं। या सिटी है, सिटी के अंदर आपको ड्रेन्स बनानी है तो आपको पता हो कि हाँ भाई सिटी के अंदर कितना मैक्सिमम ड्रेनेज फ्लो हो सकता है, उस हिसाब से आप वहाँ की ड्रेन्स डिज़ाइन कर सकते हो। तो काफ़ी सारे रिसर्च दिमाग लगाए, अच्छा तो कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द फ्लड हाइड्रोग्राफ फ्रॉम अ स्टॉर्म। तो बहुत लोगों ने अपने अपने मेथड दिए कि इस मेथड से आप कर सकते हो, इस मेथड से आप कर सकते हो, इस मेथड से आप कर सकते हो। तब शर्मन भी उसी में लगे हुए थे। शर्मन ने अपना यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड दिया और वो बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक। तो अब हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ समझते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है। हाइड्रोग्राफ हम लोग समझ गए। हाइड्रोग्राफ क्या है? हाइड्रोग्राफ इज जस्ट द प्लॉट ऑफ रेट ऑफ फ्लो
विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये हाइड्रोग्राफ होता है। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है ये समझने के लिए हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ ओके, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ शर्मन ने ऐसा बोला यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए कि मान लो 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है, 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी, चाहे कितने भी घंटे बरसात हो, 2 घंटे बरसात हो, आपकी 20 घंटे बरसात होगी, 200 घंटे बरसात हो, टोटल जो रेनफॉल होगी वो 1 सेंटीमीटर की होगी। ये एक बात उसने बोली, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी आपकी। दूसरी बात उसने ये बोली कि अगर 2 रेनफॉल को ऐड किए, 2 हाइड्रोग्राफ को ऐड किया जाए, जैसे अभी ये बताता हूँ मैं अभी, मगर हम लोग बेसिकली यूनिट हाइड्रोग्राफ शर्मन ने यही बोला कि उसने अजम्पशन लिया कि 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है और उस पर फिर एनालिसिस किया उसने कि 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है। अच्छा, तो 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल के अंदर इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है, मान लो ये ऐसा ग्राफ बना 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल पे। तो अच्छा, आज कितने सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है? बोले आज तो 5 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है, तो ठीक है, इसके सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको 5 गुना कर दो। 5 गुना कर दिया, तो लो अब हमको आज के रेनफॉल का यूनिट हाइड्रोग्राफ बन गया। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ को टू फाइंड द फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ अ फ्लड ऑफ अ स्टॉर्म। इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ हम समझ गए, हाइड्रोग्राफ क्या होते हैं ये भी हम लोग ने देखा। अब वापस चलते हैं सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ पर। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए शर्मन को बहुत पिछले कई सारे साल का रेनफॉल का डेटा देखना पड़ा। रेनफॉल के से फ्लड हाइड्रोग्राफ कैसे बनते हैं उनका डेटा देखा, उनको एनालिसिस करना पड़ता है और उसके बाद बनाना पड़ता है। मगर इतना डेटा रिमोट एरिया में, गांव देहात में इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो उन जगह पे हम लोग को अगर ड्रेन बनाना है, डैम बनाना है, कुछ और करना है, तो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करें वहाँ पे कि यहाँ का फ्लड हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा। तो प्रेडिक्ट करने के लिए तो यूनिट हाइड्रोग्राफ बेस्ट मेथड है। तो हमारे पास डेटा नहीं है ऐसी जगहों का, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे बनाएंगे? क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए पास्ट ईयर्स का रेनफॉल डेटा, फ्लड हाइड्रोग्राफ, ये सब देखा जाता है और उससे किसी भी कैचमेंट का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाया जाता है। तो ऐसे केस के अंदर कुछ एम्पेरिकल इक्वेशंस होती हैं। उन एम्पेरिकल इक्वेशंस से हम लोग कुछ कांस्टेंट की वैल्यू सेट करते हैं उस कैचमेंट के हिसाब से, और उससे हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट हाइड्रोग्राफ जो किसी ओरिजिनल रेनफॉल डेटा और फ्लड हाइड्रोग्राफ से ना बन के एम्पेरिकल इक्वेशन से बनता है, उसको सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बोला जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके बताए कि अच्छा आप ये मेरी एम्पेरिकल इक्वेशन है, ये मेरी एम्पेरिकल इक्वेशन, आप इससे यूनिट हाइड्रोग्राफ बना लो, आप इससे यूनिट हाइड्रोग्राफ बना लो। तो ऐसे ही यूएस के अंदर एक इंजीनियर थे स्नाइडर, उन्होंने भी अपना स्टडी किया ईस्टर्न यूएस के अंदर, और उन्होंने भी अपनी कुछ सेट ऑफ एम्पेरिकल इक्वेशन दी कि ये भी सेट ऑफ एम्पेरिकल इक्वेशन है, इनसे आप अपनी यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। वो काफ़ी पॉपुलर हुई, उनको बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट कर लिया, इंडिया में भी वही अडॉप्ट हो गया। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे अभी। अब जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत मिनिमम इक्वेशंस है, वो एक बार देख लेते हैं। अब स्नाइडर क्या बोलता है कि सबसे पहले
ये रेनफॉल है हम लोग की, ये रेनफॉल है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, ये पीक है। ये टीआर क्या है? टीआर है टोटल टाइम जितनी देर रेनफॉल हुई। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? ये हम लोग पैरामीटर्स देख रहे हैं जो स्नाइडर ने कंसीडर किए थे अपने एम्पेरिकल इक्वेशंस में। इनको कैसे डिफाइन किया, इनको कैसे यूज़ किया, इनकी क्या वैल्यू है, ये आगे देखेंगे। मगर अभी हम देख रहे हैं क्या क्या वेरिएबल स्नाइडर ने कंसीडर किए थे। तो एक कंसीडर किया था कि उसने रेनफॉल का टाइम लिया था, टीआर इज द कि कितनी देर तक रेनफॉल हुई। उसका मैग्नीट्यूड तो 1 सेंटीमीटर था, माना कि 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल टीआर आवर्स तक हुई। एक पॉइंट तो ये हुआ। अब उस कारण जो फ्लड हाइड्रोग्राफ बना, यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्योंकि यहाँ तो एक सेंटीमीटर की हो रही है, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ इन जनरल सारे फ्लड हाइड्रोग्राफी होते हैं, मगर जब रेनफॉल 1 सेंटीमीटर की हो तो उस केस में उस फ्लड ग्राफ को यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ स्पेशल केस ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ्स। अब ये मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना बोला इसने? QP, मैक्सिमम डिस्चार्ज है QP। और टोटल टाइम जब फ्लो हमारी ड्रेन में आना स्टार्ट हुआ और लास्ट में फ्लो ख़त्म हो गया, टोटल टाइम हो गया TB। तो 3 वेरिएबल जो है स्नाइडर ने डिफाइन किए। अब इसमें एक चीज़ और डिफाइन की स्नाइडर ने, वो ये कि इसका सेंट्रॉइड, वो तो सेंटर में होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो इसके सेंटर में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का जो सेंट्रॉइड इंटरसेक्शन है, वहाँ इसका सेंट्रॉइड हमको मिल गया। अब इसका शेप तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका पता नहीं हमको कितना हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो इसका सेंट्रॉइड ये और इसका सेंट्रॉइड ये, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम लैग। कि ड्रेन का जो मैक्सिमम पार्ट है, जो सेंट्रॉइड है, वो इतना लेट चल रहा है रेनफॉल से, इसको टाइम लैग बोलते हैं। अब क्योंकि सेंट्रॉइड इस आर्बिट शेप का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए स्नाइडर ने बोला कि इससे ना मेजर करके इस टॉप पीक से आप मेजर कर लीजिए। तो ये इसका सेंट्रॉइड हो गया और ये टाइम पीरियड हो गया जब इसका पीक आया। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का TP, ये स्नाइडर ने डिफाइन किया। तो स्नाइडर ने 4 वेरिएबल डिफाइन किया अपनी एम्पेरिकल इक्वेशन में, TR, TP, TQ और TB। अभी 4 इक्वेशन होने के बाद भी लोग इस ग्राफ को प्लॉट नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण ये है कि अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट रखें हम लोग, तो भी इसमें बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। देखो अभी हम लोगों ने ये बना दिया, एक ऐसा एक बना दिया, इस वाले का, दिस ऑरेंज वाले का, ऑरेंज इसका गलती हो गई, इसका पीक जो है ये ऊपर कर देते हैं हम लोग। ओके ठीक है, तो इसका TB सेम है ओरिजिनल वाले से, इसका QP भी सेम है ओरिजिनल से, इसका TP जो है वो भी ओरिजिनल से सेम है। ठीक, ऐसे ही एक और बना सकते हैं हम लोग। तो ये 4 वेरिएबल अगर पता है, उसके बाद भी बहुत सारे हाइड्रोग्राफ्स पॉसिबल है। इस कारण से US आर्मी ने 2 वेरिएबल और फाइंड किए कि जो पीक डिस्चार्ज का 75% है तब कितनी विड्थ होनी चाहिए, और पीक डिस्चार्ज का 50% हो तब हाइड्रोग्राफ की क्या विड्थ होनी चाहिए। तो ये 4 और 2 5 6, ये 6 वेरिएबल हम लोग को डिफाइन करने होते हैं, फाइंड करने होते हैं।
ये 6 वेरिएबल हम लोग, ये डिफरेंट एम्पेरिकल इक्वेशन है, जैसे यूएस आर्मी की हो गई, स्नाइडर की हो गई, इन एम्पेरिकल इक्वेशन से 6 वेरिएबल हम लोग निकालते हैं और ये प्लॉट कर देते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे को मिल जाता है, क्योंकि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ इक्वेशन से मिला है, ना कि रियल डेटा रेनफॉल से मिला है, इसलिए सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ को यूनिट हाइड्रोग्राफ बोल देते हैं। यूनिट क्यों बोल देते हैं? क्योंकि 1 सेंटीमीटर की बरसात हो रही है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब ये वेरिएबल कहाँ से आए, क्या डिफाइन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लैग टाइम। लैग टाइम किससे है? ये लैग टाइम है अपना टीपी। ठीक, लैग टाइम जो है वो है टीपी। तो स्नाइडर ने बोला कि लैग टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हाइड्रोग्राफ के शेप को। और लैग टाइम का मतलब क्या होता है? लैग टाइम का मतलब ये है कि ये हम लोग का कैचमेंट है, ये और ये एक ड्रेन है हमारे, और इस ड्रेन से बहुत सारे बाकी छोटे छोटे आके इससे मिल रहे हैं, बाकी स्मॉल चैनल्स इसमें ऐसे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे आउटलेट पे यहाँ जो पानी गिरा वो तो तुरंत आ गया, और यहाँ जो पानी गिरा वो ऐसे फ्लो होके यूं 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 कई देर बाद आया। तो इसको T1 लिख दिया, इसको T2 लिख दिया। ऐसे यहाँ कुछ गिरा होगा, उसको T3 लिखा होगा। यहाँ कोई ड्रॉपलेट गिरा होगा, उसको T4 लिख दिया होगा। तो ये सारे के सारे जो T1, ये TI, I1 to N दिस, ये जो मीन टाइम होता है, मीन टाइम, इसको बोलते हैं लैग टाइम। और हम लोग ग्राफ में कैसे करते हैं, ये तो समझने के लिए कर लिया इसको, ये तो समझने के लिए हो गया कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। मगर ग्राफ में कैसे देखेंगे? ग्राफ में हमने बताया, ग्राफ के अंदर पीक पॉइंट और सेंट्रॉइड रेनफॉल का ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं टीपी। इस डिस्टेंस को बोलते हैं टीपी। तो स्नाइडर ने बोला कि ये इक्वेशन है, इससे आप अपना टीपी जो टाइम लैग है वो निकाल सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है भाई? सी टी, टी ए, एल सी ए, क्या चीज़ है? तो एल जो है कैचमेंट लेंथ है अलोंग द वाटर कोर्स। अच्छा, कैसे? अगेन हम लोग का ये कैचमेंट है, ये हम लोग का कैचमेंट है। तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये एल है। लेंथ अलोंग द वाटर, ये हमारा वाटर ड्रेन है, ड्रेन वाटर कोर्स, इसके अलोंग जो लेंथ है वो हो गई एल। अब एल सी ए क्या है? इस कैचमेंट का सेंट्रॉइड देखते हैं कहाँ होना चाहिए। इसका सेंट्रॉइड लगभग यहाँ कहीं होगा, अज्यूम कर लेते हैं। तो सेंट्रॉइड कैचमेंट का सेंट्रॉइड और आउटलेट का डिस्टेंस, ये जो है ये हो गया एल सी ए। ठीक, और तीसरा जो हमारा सी टी एक कांस्टेंट है हर कैचमेंट का। वो उस कैचमेंट की स्टोरेज दिखाता है। स्टोरेज कैसे? कि अगर एक कैचमेंट के अंदर बहुत सारी घास उग रही है
तो यहाँ से पानी को फ्लो होके आना पड़ेगा, तो ये घास से रोकेगी और बहुत लेट से आएगा। और एक है जहाँ पे एकदम कंक्रीट का रोड है, वहाँ पे अगर हम पानी डालेंगे तो तुरंत बह के आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लो का बिहेवियर चेंज हो रहा है टाइम जैसे जैसे कैचमेंट का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, तो उसको इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए सीटी यूज़ किया जाता है। सीटी की वैल्यू 1.35 से 1.75 के बीच में वेरी होती है, और नॉर्मली हम लोग एग्जाम्स में इसको 1.5 लेते हैं। अगर कुछ ना दिया हो तो 1.5 ही लीजिएगा। तो एक वेरिएबल तो हमारा डिफाइंड हो गया सीटी टीपी। अब दूसरा वेरिएबल टीआर। तो टीआर क्या था? ये था कि रेनफॉल का ड्यूरेशन कितना है। तो स्नाइडर ने बोला कि ये जो हमारा टीपी आया है इसको 5.5 से डिवाइड किया मैंने, तो जो वैल्यू आ रही थी वो लगभग रेनफॉल के ड्यूरेशन को मैच कर रही थी जो मैंने ऑब्जर्व करी थी वहाँ पे। तो ये एक एम्पेरिकल इक्वेशन, इसका कोई डेरिवेशन ऐसा कुछ है नहीं है कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, ऐसा कुछ नहीं है। स्नाइडर ने अपना ऑब्जर्व किया और वो बता दिया। अब ये हम लोग को मिल गया ये कि रेनफॉल कितने देर तक हुई, और इससे डिस्चार्ज निकाल लिया। डिस्चार्ज कैसे निकाला? डिस्चार्ज क्या होता है? टोटल हाइट इनटू एरिया अपॉन टाइम। हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एरिया कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। और हम लोग का टाइम कितना है? टीपी। टीपी ले लिया। अब ये हो गया, क्योंकि 1 मीटर में -2 होते हैं, ठीक है, ये ये 6 हो गया या 3600 हो गया। इस तरह से आप देखोगे तो ये 2.78 ए अपॉन टीपी आएगा। ये आवर्स में होगा, ये किलोमीटर स्क्वायर में होगा, और साथ में इसका कैचमेंट में स्टोरेज कितना है उस चीज़ को कंसिडर करने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं सीपी करके। तो हमको टी आर भी मिल गया, और क्यू जो पीक डिस्चार्ज है उस कैचमेंट का वो भी मिल गया। मगर कुछ टाइम तक होता है कि वहाँ का रेनफॉल, कुछ कैचमेंट में जो रेनफॉल है वो उसका ड्यूरेशन अलग होता है, बजाय ये जो टी आर हमने कैलकुलेट किया इसके अलग रेनफॉल होता है। इससे मान लो 2 घंटे का रेनफॉल निकल के आया, मगर हम जो कैचमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे रेनफॉल हो गया 7 घंटे का। तो क्या करें तब के हम लोग पीक डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए स्नाइडर ने कुछ फॉर्मूले बताए, मगर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सीपी की वैल्यू। सीपी की वैल्यू जो होती है 0.56 से 0.69 के बीच में वेरी करती है। ये अगेन वही चीज़ है, रिटेंशन एंड स्टोरेज कैपेसिटी वाटर साइड की उसको रिप्रेजेंट करता है, और जनरली 0.6 इसकी वैल्यू यूज़ की जाती है। अच्छा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि रेनफॉल अगर जो टीआर मिला है उसके अलग कोई रेनफॉल हो तो हम लोग पीक डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे? उसके अंदर स्नाइडर ने बोला है कि अगर आपका जो रेनफॉल है टीआर वो कैलकुलेटेड वाले से अलग आए तो आपको न्यू टीपी की वैल्यू चाहिए। वो न्यू टीपी की वैल्यू कैसे मिलेगी? न्यू टीपी की वैल्यू मिलेगी टीपी प्लस आपका रेनफॉल का ड्यूरेशन माइनस जो आपका कैलकुलेटेड रेनफॉल का ड्यूरेशन है डिवाइडेड बाय 4। और इस न्यू मॉडिफाइड टीपी को आप पुराने वाले फॉर्मूले में डाल लो तो आपका पीक डिस्चार्ज मिल जाएगा। हो गया। अभी तक हमको क्या मिल गया? टीपी मिल गया, टीआर मिल गया, क्यू मिल गया। ये 3 चीज हमको मिल गई। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है? ये तो मिल गया हमारे को। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है? टीपी जो टोटल टाइम कितना था, और विड्थ बची है हमारे पास W50 W75। चलो तो मूव करते हैं आगे। अब WTB जो स्नाइडर ने टाइम बेस का जो फॉर्मूला दिया वो ये दिया कि टीपी ऐसे कर लो जो डेज के अंदर आएगा, और आवर्स में निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो टीपी भी हमको पता लग गया। और यूएस आर्मी ने अपने
बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे स्टडीज़ किए, डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद बोला कि ये अगर हम लोग पीक डिस्चार्ज को ए से कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को क्यू मिलता है, उससे हम लोग 1.08 से डिवाइड करते हैं तो डब्ल्यू 50 आना चाहिए, और उसको 175 से करते हैं 1.75 से तो विड्थ एट 75% ऑफ पीक डिस्चार्ज आना चाहिए। इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है और ये पाया गया है और ये यूज होता है। तो हम लोग को अभी ये जो था इसमें टीपी मिल गया, क्यू मिल गया, W75 मिल गया, W50 मिल गया, TB मिल गया। अच्छा, तो TR मिल गया, 1 2 3 4 जो स्नाइडर ने दिए थे और 2 US आर्मी ने दिए थे। ये 6 हमारे को वेरिएबल मिल गए। अब हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम लोग एक करके देख लेते हैं ऐसा कि कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन है कि भाई ड्राइव करो, 3 आवर का एक जगह है, एक नया कैचमेंट है जिसका ये एरिया दे रखा है हमको, उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रीम दे रखी है हमको, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड दे रखा है। ये क्या होता है, ये हो गया L हो गया, ये A हो गया, ये LCA हो गया, फिर ये TP और T तो दे ही रखा है और बोला यूज स्नाइडर मेथड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे TP निकालेंगे। तो TP क्या है, TP का फॉर्मूला है CP LCA की पावर 0.3, यही था ना, CT LCA की पावर 0.3। CP कितना दिया हुआ है 0.6, CT आएगा यहाँ, T आएगा 1.5, L कितना हुआ है 120, LCA कितना है ये 80 और ये 0.3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग को 23.48 आवर्स। अच्छा, अब हम लोग TR कर लेते हैं। TR कितना होता है, TP डिवाइडेड बाय 5.5, 23.48 डिवाइडेड बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 4.26। अब ये तो अलग आ गया क्योंकि हमारा जो रेनफॉल है वो तो 3 आवर्स का है, तो हमको TP वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कितना था, TP प्लस TR माइनस TR बाई 4। तो TP कितना है 23.48 प्लस 3 माइनस 4.26 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23.165 आवर्स। इससे ओके, ये मिल गया। अब हम लोग Q निकाल लेते हैं। Q क्या था, 2.78 CP एरिया डिवाइडेड बाय TP डैश नया वाला, तो 2.78 हो गया। CP कितना हो गया 0.6 हो गया, एरिया 2500, TP 23.165। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, और TP क्या था 72 प्लस 3 TP था, तो 72 प्लस 3
इंटू 23.165 इसे सॉल्व किया तो आया 141.49 आवर्स आ जाएगा इसको सॉल्व किया तो। फिर W75 W50, ठीक है, W50 का जो फॉर्मूला है वो कितना था, 5.87 डिवाइडेड बाय Q रेज टू पावर 1.08, 5.87 Q की पावर 1.08। Q क्या है, Q है QP डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो W50 जो है वो हो गया 5.87 180 डिवाइडेड बाई 2500 1.08, ये आया 100.62 आवर्स। और W75 कितना था, ये था W50 डिवाइडेड बाई 1.75, W50 डिवाइडेड बाई 1.75, तो ये हो गया 100.62 डिवाइडेड बाई 1.75 जो आता है 57.48 आवर्स। अब इसको प्लॉट करते हैं। ये रेनफॉल है 3 आवर्स की, 1 सेंटीमीटर की। टीपी कितना है, 141। जीरो से स्टार्ट हुआ है, 141.49 और 5 कर लेते हैं इसको, 5 आवर्स। मैक्सिमम कितना है, 180, मैक्सिमम है 180, मीटर क्यूब पर सेकेंड। और W50 कितना हो जाएगा फिर, W50 हो जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। और W75 कितना हो जाएगा फिर, W75 हो जाएगा 180 और 90, 27 और 135 हो जाएगा, ठीक। QB हो गया। अब QW 100 आवर्स और ये 57 आवर्स, तो इस पे 100 आवर्स हों और इस पे 50 आवर्स हों। तो इसको इस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे, इस तरह से कि यहाँ पे अगर T है, यहाँ T है, तो यहाँ पे जो आवर आए वो आए T प्लस 100.62 आवर्स। और इसी तरह से यहाँ जो टाइम आया T1, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा T1 प्लस 57.48 आवर्स।
तो ये बन गया हमारा हाइड्रोग्राफ विदाउट एनी स्पेसिफिक रेनफॉल डिटेल और flood hydrograph detail of that particular catchment. Thank you. I hope that you understand this topic, and if you have any doubt then please comment, and I will try to reply on your comments. Thank you.